हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सो टुडेज़ लेक्चर नंबर 13। हम ऑलरेडी 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं फॉर नाबार्ड ARD सिलेबस। एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच आवर वीडियोस प्लीज़ गो इन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच आवर वीडियोस। हमने एक्चुअली लेक्चर नंबर 11 से हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन शुरू किया था एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13 एंड वी आर स्टिल ऑन हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन। सो वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 5 हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। हम बिलीव करते हैं कि पहले हम सिलेबस देकर पढ़ें। सो दिस वाज द सिलेबस। इसमें से हम मीनिंग, डेफिनेशन, ब्रांचेस अच्छे से कवर कर चुके हैं। देन वी ऑल्सो स्टार्टेड विद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। इसमें हम प्रोपोगेशन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। आगे की जो लेफ्ट टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। ऑल्सो आई नीड टू टेल यू कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है और ये वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसे हम सेपरेटली यहाँ कवर नहीं करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेफ्ट टॉपिक्स एंड वी विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट वी विल ऑल्सो सॉल्व सम PYQs थोड़े से, सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट वी आर स्टडिंग, आर यू एबल टू सॉल्व दैट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। So now we will study about nursery management, planting techniques, intercultural practices and plant hormones. We won't study nutrient and water management क्योंकि हम already cover कर चुके हैं। So production technology और agronomic practices के अंदर हम ये सारे topics भी पढ़ते हैं। So let us start with nursery management. Now what is a nursery? We all know this. What is a nursery? Nursery एक ऐसी जगह है जहाँ पर plants को propagate किया जाता है, उसको raise किया जाता है। कब तक? जब तक वो मेन फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं होते। सो दैट इज़ अ नर्सरी। वी ऑल नो दिस, बट वी वॉट नीड्स टू नो इज़ कि नर्सरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन ओपन नर्सरी, प्रोटेक्टेड नर्सरी, देन मिस्ट चैम्बर एंड देन टिश्यू कल्चर नर्सरी। ये चार जो टाइप्स है नर्सरी की, अभी हमें वो पढ़ना है। ये किन टाइप से क्रॉप्स के लिए यूज़ होती है एंड इनका यूज़ क्या होता है। सो वी विल सी दैट इन सेपरेट डिटेल। तो सबसे पहले ओपन नर्सरीज़। ओपन नर्सरीज़ यानी कि उन प्लांट्स के लिए यूज़ होंगी जो काफ़ी हार्ड प्लांट्स हैं, जिनको प्रोटेक्टेड सिचुएशन की, प्रोटेक्टेड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हम उन्हें ओपन में प्लांट कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो, गुआवा, इन सारी ट्रीज़ के लिए जो हम नर्सरी प्लांट करेंगे दैट वुड बी एन ओपन नर्सरी। देन सेकेंड इज़ प्रोटेक्टेड नर्सरी। प्रोटेक्टेड नर्सरी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर जो हम क्रॉप्स को प्लांट करेंगे वो होगा प्रोटेक्टेड नर्सरी, ताकि हम उनको हीट, कोल्ड, पेस्ट से बचा पाएँ। अभी हम उन प्लांट्स के लिए करेंगे जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं टू हीट, कोल्ड और पेस्ट। इनको हम कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड नर्सरी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल कैप्सिकम, टोमेटो, फ्लावर्स जैसे मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। तो हम इन क्रॉप्स के लिए यूज़ करेंगे जो सेंसिटिव होते हैं टू हीट, कोल्ड और पेस्ट। तो उन प्लांट्स को जब हम नर्सरी में रखते हैं तो दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड नर्सरी। नाउ थर्ड इज़ मिस्ट चैम्बर। व्हाट इज़ अ मिस्ट चैम्बर? ताकि हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। व्हाट इज़ मिस्ट? मिस्ट इज़ मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिटी फॉर रूटिंग कटिंग्स। हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। अगर कोई सॉफ्टवुड प्लांट है, राइट, या सेमी हार्डवुड प्लांट है, तो उसको हमें हाई ह्यूमिडिटी देना है ताकि रूट का डेवलपमेंट अच्छा हो। सो उन प्लांट्स के लिए हम मिस्ट चैम्बर नर्सरी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, रोज, टी, सॉफ्टवुड कटिंग्स, पोमोग्रेनेट एक्सेट्रा। तो इन क्रॉप्स के लिए क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ताकि हम रूट का डेवलपमेंट अच्छा कर पाएँ। सो दैट इज़ मिस्ट चैम्बर। नाउ लास्ट टाइप इज़ टिश्यू कल्चर नर्सरी। टिश्यू कल्चर हमने जब माइक्रो प्रोपोगेशन पढ़ा था हमारी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने समझा था माइक्रो प्रोपोगेशन यानी लैब स्टेज। जब लैब में हम किसी क्रॉप को प्रोपोगेट कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर आता है। तो जब हम किसी प्लांट को माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं तब उन प्लांट्स को हार्ड करने की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ अ टिश्यू कल्चर नर्सरी। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बनाना, पाइनएप्पल, पोटैटो, ऑर्चिड्स एक्सेट्रा। सो दैट इज़ टिश्यू कल्चर नर्सरी। इसको लैब से रिलेट करके याद रखना है। जो लैब में प्रोपोगेट हो रहे हैं दैट कम्स अंडर टिश्यू कल्चर नर्सरी। नाउ कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी नर्सरी ड्यूरेशन रखने के लिए ज़्यादा होती है और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको हमें बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रखना पड़ता है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल जैसे हमें टोमेटो को नर्सरी में सिर्फ 25 to 30 डेज रखना होता है, देन दे कैन बी ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 4 लीव्स।
कोकोनट हमको रखना होता है 9 to 12 मंथ्स और फिर हम उनको ग्रो करते हैं पॉलीबैग्स या सैंड बेड्स में। मैंगो ग्राफ्ट को हम 1 ईयर तक रखते हैं। बनाना को हम 2 to 3 मंथ्स तक रखते हैं इंक्लूडिंग हार्डनिंग जैसे कि ये टिश्यू कल्चर नर्सरी है, तो यहाँ पर हमको हार्ड करने हैं प्लांट्स को। तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था बनाना, तो हार्ड करने के लिए टिश्यू कल्चर नर्सरी, तो 2 to 3 मंथ्स के लिए रखा जाता है इंक्लूडिंग हार्डनिंग। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस एंड जस्ट let me make you revise all those things so that you don't get confused on anything. हमने 4 टाइप की नर्सरीज पढ़ी हैं। ओपन नर्सरी फॉर सम वेजिटेबल्स एंड सीजनल क्रॉप्स, जो कि हार्ड है, जो कि हम ग्रो कर सकते हैं आउटसाइड एरिया में, हमको सनशाइन की, रेन की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रोटेक्टेड नर्सरी फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कैप्सिकम, टोमेटो या कुछ फ्लावर्स। मिस्ट चैम्बर्स, जिनको हमें ह्यूमिडिटी देना होता है रूटिंग के लिए, तो जैसे सॉफ्टवुड कटिंग्स, रोज, ग्रेप्स एक्सेट्रा। देन टिश्यू कल्चर नर्सरी, जिसको हमें मास मल्टीप्लिकेशन यानी लैब के बाद जब हमें हार्ड करने के लिए रखना होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स बनाना, पाइनएप्पल एंड ऑर्चर्ड्स। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉमन नर्सरी मीडिया। नाउ व्हाट इज़ कॉमन नर्सरी मीडिया, यानी कि जो मीडिया नर्सरी में जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आपको जो याद रखना है दैट इज़ कोकोपीट। कोकोपीट को हम यूज़ करते हैं, कोकोपीट यानी कोको स्टैंड्स फॉर कोकोनट। तो कोकोनट का जो हस्क होता है, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, उससे ये कोकोपीट बनता है एंड इट इज़ यूज एज ऑल्टरनेटिव टू सॉइल इन नर्सरी। तो क्या याद रखना है हमको, कोकोपीट याद रखना है। देन वर्मी कंपोस्ट इज़ यूज्ड, जो कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करता है। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड पर्टलाइट या वर्मिकुलाइट यूज़ होता है फॉर एरेशन। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि कोकोपीट क्या है, इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू सॉइल जो यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट इज़ यूज, फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज्ड। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। विच मीडियम इज़ कॉमनली यूज फॉर रेजिंग वेजिटेबल सीडलिंग्स इन पोट्रेस। प्रोट्रेस, तो कौन सा मीडियम कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ कोकोपीट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कोकोपीट यूज़ होता है। Now let us study planting techniques in detail and understand what these planting techniques are. Planting techniques का मतलब क्या होगा in easy language, कि हम कब, कहाँ, कैसे किसी क्रॉप को प्लांट कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि वो क्या टाइप है, क्या प्रोपोगेशन मेथड यूज़ किया है और क्या क्लाइमेट है, राइट। तो दैट वुड कम अंडर प्लांटिंग टेक्निक्स। अब प्लांटिंग के काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी स्क्वायर टेक्निक, ट्राइंगुलर टेक्निक, या रेक्टेंगुलर, या क्विनकक्स टेक्निक, या फिर हेक्सागोनल टेक्निक। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप को प्लांटिंग मेथड्स हो सकते हैं, जो कि अब हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आर एग्जाम्पल इज़, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांटिंग इज़ पिट प्लांटिंग। पिट मतलब क्या होता है, पिट मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक पिट है। तो जब हम पिट को डग कर पिट्स को डग कर उसमें प्लांटिंग करते हैं, तो दैट इज़ पिट प्लांटिंग। इसमें सारा जो मैन्योर्स है, जो टॉप सॉइल से फिल किया जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर ऐड किया जाता है और फिर प्लांटिंग की जाती है। डिफरेंट पिट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मैंगो या गुआवा के लिए पिट बनाया 1x1x1 मीटर का। पपाया के लिए जैसे हमने पिट बनाया 45x45x45 सेंटीमीटर्स का। ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि किसी क्रॉप को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, किसी क्रॉप को कम स्पेस चाहिए होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कॉमन पिट साइज इज़ यूज, कि इस क्रॉप के लिए पर्टिकुलर ये पिट की रिक्वायरमेंट है। और इसको पिट का यूज़ क्या होता है, पिट बनाकर होगा क्या, वाई इट इज़ यूज फॉर डीप रूटेड प्लांट्स। जैसे मैंगो इज़ अ डीप रूटेड प्लांट, तो इसमें हम पिट्स बनाते हैं तो ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम इसमें अच्छे से मैन्योर, कंपोस्ट सब ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ पिट प्लांटिंग, जो पिट को डग्स करके प्लांटिंग की जाती है, एज सिंपल एज दैट। नाउ एग्जाम्पल फॉर पपाया प्लांटेशन, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल पिट साइज। तो पपाया के लिए द मोस्ट सूटेबल पिट साइज इज 45x45x45 सेंटीमीटर्स। Now next question says which of the following crops is commonly planted using pit planting method। तो सबसे ज़्यादा commonly pit planting method से जो crop plant किया जाता है that is mango। What is the standard pit size used for planting mango? That is 1x1x1 meter। तो कुछ common और important crops के pit size आप याद रख सकते हैं। Now our second type of planting is square planting। तो स्क्वायर प्लांटिंग यानी स्क्वायर्स इज दिस, हमको पता है कि ये स्क्वायर होता है, राइट। तो स्क्वायर में क्या होता है, आई एम वेरी वेरी बैड एट ड्राइंग, कांट मेक इवन अ स्क्वायर, येस। सो दिस इज स्क्वायर
राइट। तो स्क्वायर प्लांटिंग क्या होता है, जिसमें इक्वल स्पेस है, रोज एंड कॉलम्स, देर इज़ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ एक प्लांट हुआ, यहाँ एक क्रॉप को प्लांट किया, यहाँ एक क्रॉप को प्लांट किया, यहाँ एक क्रॉप को प्लांट किया। सी यू कैन सी हेयर। सो दिस इज स्क्वायर टाइप ऑफ प्लांटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंगो 10x10 मीटर या गुआवा के लिए यूज़ किया, यूज इन ऑर्किड्स, यूज इन ऑर्चर्ड्स, नॉट ऑर्किड्स, ऑर्चर्ड्स। सो इट इज़ यूज इन ऑर्चर्ड्स। तो ऑर्चर्ड्स में हमने यूज़ किया स्क्वायर टाइप ऑफ प्लांटिंग, जिसमें इक्वल रोज है स्पेस और इक्वल कॉलम के बीच में स्पेस है एंड चारों तरफ हमने प्लांटिंग की। इन स्क्वायर प्लांटिंग सिस्टम स्पेस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल। प्लांट टू प्लांट जो स्पेस है, जो रो टू रो बिटवीन जो स्पेस है वो इक्वल होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि वीडिंग वगैरह, वो हम पॉसिबली हर डायरेक्शन में अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट इज़ स्क्वायर प्लांटिंग। नाउ our third type of planting is rectangular planting. Rectangular planting मतलब हमने rectangles बनाए हैं, तो इसमें भी हमने rectangles में चारों तरफ प्लांट किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो स्पेस है रोज़ का वो ज़्यादा है एंड कॉलम में स्पेस कम है, राइट। तो स्पेस बिटवीन रोज इज़ मोर इन रेक्टेंगुलर प्लांटिंग। इसमें क्या होगा, ईजी होगा मैकेनाइजेशन करना इन विंड प्रोन एरियाज़। अगर कोई ज़्यादा तेज़ हवा वाला एरिया है, विंड प्रोन एरिया है, तो मैकेनाइजेशन करना ईजी हो जाता है रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ प्लांटिंग में। इसके एग्जाम्पल्स हैं पपाया, सिट्रस फ्रूट्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांटिंग इज हेक्सागोनल प्लांटिंग। हेक्सागोनल प्लांटिंग में क्या हो रहा है, ट्रीज आर प्लांटेड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्मिंग एन हेक्सागोन। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए, दिस इज़ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एक हेक्सागोन बन गया एंड इसमें हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए। नाउ ये बोल रहा है कि जो ट्रीज़ है वो प्लांट हो रहा है एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यानी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पर ट्रीज़ को प्लांट कर दिया है। अ 7th ट्री इज़ ऑल्सो प्लांटेड एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन। तो 7 ट्री यहाँ पे प्लांट कर दिया, यानी कि हमने 7 ट्रीज प्लांट कर दिए, 7 ट्री। सो दैट इज़ हेक्सागोनल प्लांटिंग। ईच प्लांट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 6 सराउंडिंग प्लांट्स and the layout looks like honeycomb or hexagon based mesh. Spacing forms 60-degree angles between plant because it is an equilateral triangle and we know कि वो डिग्री एंगल होता है उसमें। आई एम नॉट गुड एट सो मच गुड एट मैथ्स, आप एंगल लगा लीजिए खुद से, बट स्पेसिंग फॉर्म 60-degree एंगल बिटवीन प्लांट्स। सो दैट इज़ हेक्सागोनल प्लांटिंग। नाउ इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ज़्यादा प्लांट्स पर एरिया प्लांट हो सकते हैं, 15% मोर ट्रीज़ पर हेक्टर देन स्क्वायर सिस्टम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 7 ट्रीज़ को प्लांट कर दिया है, सो ऑलमोस्ट 15% ट्रीज़ हम ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं देन स्क्वायर मेथड। सो दिस इज़ एन एडवांटेज। इक्वल स्पेस फॉर ईच ट्री, यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, एफिशिएंट सनलाइट यूज़, and then it is also ideal for hilly regions. So this is hexagonal planting. If spacing is 5 मीटर, अगर स्क्वायर सिस्टम में 400 ट्रीज पर हेक्टर प्लांट हो रहे हैं तो हेक्सागोनल में इसका 15% ज़्यादा यानी कि 60 ज़्यादा, सो 460 ट्रीज पर हेक्टर प्लांट होंगे। इफ़ क्वेश्चन आस्क इन विच प्लांटिंग सिस्टम आर ट्रीज प्लांटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन से प्लांटिंग सिस्टम में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पे ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है, तो दैट इज़ हेक्सागोनल प्लांटिंग। हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम एकोमोडेट्स हाउ मच मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा हेक्सागोनल सिस्टम एकोमोडेट कर सकता है। सो आंसर बिकम्स 15%। ये आपको याद रखना है। सी दिस इज हेक्सागोनल, वन इज़ प्लांटेड हेयर, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, 5, 6 एंड 7 एंड देन अगेन हेयर। सो दिस इज़ हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, जहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पे ट्रीज़ को प्लांट किया हुआ है। नाउ देर इज़ ऑल्सो अ ट्राइंगुलर प्लांटिंग एंड कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी बिटवीन ट्राइंगुलर प्लांटिंग एंड हेक्सागोनल प्लांटिंग। हेक्सागोनल पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पे ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं और ट्राइंगुलर सिस्टम में हम ट्रीज़ को ऑल्टरनेटिव रोज में प्लांट कर रहे हैं और वो ट्री का और एक वो ट्राइंगल का शेप ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रो है 1, ये रो है 2, ये रो है 3। इफ़ अ ट्री इज़ प्लांटेड 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर, फिर इसके ऑल्टरनेटिव में 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, तो ये ट्राइंगल का शेप ले रहा है। सो जिगजैग पैटर्न इज़ बीइंग फॉर्म्ड ऐसे।
So जब zigzag pattern is being formed and trees are planted in alternative rows and are not directly opposite each other, so उस सिस्टम को हम बोलेंगे ट्राइंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग. इट इज़ सिमिलर टू हेक्सागोनल, बट जो फोकस है वो रो ऑल्टरनेशन और ट्राइंगुलर ज्योमेट्री पे ज़्यादा होता है. और हेक्सागोनल में हम Thank you, Archie. एंड हेक्सागोनल में हम जो प्लांट कर रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स पे कर रहे हैं. Right, I hope you understood this. And now our next method is Quincux method. What is Quincux method? For example, this is a square and we have planted in square one tree here. Wait a second. Yes, one tree है, यहाँ एक and यहाँ है. But Quincux में what is happening कि हम एक tree center में भी plant कर रहे हैं. That's it. If you can see here, ये this is a system. One tree here, one here, one here, one here, and one in the center. So it is also called as diagonal or filler system. It is a modified version of square planting, क्योंकि additional यानी कि एक filler tree को हम plant कर रहे हैं center of each square. हर square के center में हम एक filler tree को plant कर रहे हैं. That is Quincux method of planting. So if question asks which planting system places a supplementary tree at center of every square in the layout, so answer would be Quincux system. एंड वॉट इज़ वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्विनकक्स प्लांटिंग? मेजर ड्रॉबैक ये होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, थोड़ी ओवर क्राउडिंग हो सकती है. सो द मेजर ड्रॉबैक वुड बी इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड ओवर क्राउडिंग. I hope you understood all these systems of planting. Let us revise once again. First, we studied pit planting. In this, we are digging a pit and then we are planting our crops depending on the pit size. Secondly, we are using square planting, in which in a square we are planting at every corners of the square. Then rectangular planting, we are placing our crops at corners of a rectangular in such a way, but the only difference is that the space between rows is more but space between columns is less. In hexagonal planting, we are planting at corners of equilateral triangles and that is forming an hexagon. And in triangular planting, the trees are planted in an alternative rows and it forms a zigzag pattern, so that is triangular planting. And in quincux, it is a filler system जहाँ पर in a square in center also a tree is planted, so that is quincux method of planting. So we are done with system of planting. Now let us start our new topic, that is intercultural practices, and we will study now intercultural practices in detail. Now, what are intercultural practices? These are all agronomic operations that are carried out after planting but before harvesting. Why? To promote healthy growth and maximization of yield. Now you will understand when I'll tell you what are the practices that are followed, and हम practices जब समझेंगे then you will understand why these practices are followed. क्या क्या practices follow की जाती हैं intercultural practices में, वो देखते हैं. तो हमें 12 प्रैक्टिसेस पढ़नी है, दैट इज़ वीडिंग, मल्चिंग, अर्दिंग अप, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, थिनिंग, गैप फिलिंग, स्टेकिंग, प्रॉपिंग, डीसकरिंग, पिंचिंग एंड ट्रेलिजिंग. ये बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ नो नीड ऑफ वरिंग, कोई भी टेक्निक, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस. जस्ट टेक योर नोट्स एंड जस्ट इन वन वर्ड और इन सम लाइन्स आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए जो आपको समझ आ रहा है, एंड ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टेक्निक्स. हम इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, यानी वो सारी प्रैक्टिसेस जो हम प्लांटिंग के बाद कर रहे हैं बट हार्वेस्टिंग के पहले कर रहे हैं, ताकि हम और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट कर पाएँ और यील्ड को हम और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएँ. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद वीडिंग. व्हाट इज़ वीडिंग? वीडिंग हम ऑलरेडी एग्रोनॉमी में भी काफ़ी बार पढ़ चुके थे, तो यू वुड नो व्हाट इज़ वीडिंग. वीडिंग यानी कि वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो उनको हटाना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स, दैट इज़ वीडिंग. सो अगर हम हमारे क्रॉप्स प्लांट में से या क्रॉप फील्ड्स में से या ऑर्चर्ड्स में से जब उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर रहे हैं तो दैट इज़ वीडिंग. हम वीडिंग करके क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कम कर रहे हैं, बिकॉज जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे देन दे विल कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, एवरीथिंग, और वो मेन प्लांट से ये सारी चीज़ें लेंगे एंड वी वोंट वांट कि हम ये सारी चीज़ें अनवांटेड प्लांट्स को दें और हमारा जो मेन क्रॉप का यील्ड है वो कम हो. सो क्योंकि ताकि कंपटीशन ना हो फॉर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस, हम ये वीड्स को हटाते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ वीड हटाने का, दैट इज़ वीडिंग. As simple as that. For example, if question asks which intercultural operation removes competition from unwanted vegetation, so answer would be weeding. Sorry, wait a second. Yes,
वॉट इज़ द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म मैकेनिकल वीडिंग इन वेजिटेबल? बेस्ट टाइम क्या है? जब बहुत कम लीव्स है, व्हेन सीडिंग्स हैव 3 to 4 लीव्स. एंड मैनुअल वीडिंग इज़ प्रेफर्ड जब वीड्स आर यंग सीडलिंग्स. हम वीडिंग कब करते हैं? जब वो बहुत यंग हो, सीडिंग्स बहुत यंग हो. तो यंग सीडलिंग्स के टाइम पे मैनुअल वीडिंग की जाती है, यानी वीड्स को हटाने का प्रोसेस. नाउ अ सेकेंड ऑपरेशन इज़ मल्चिंग. मल्चिंग क्या होता है? जैसे हमारा कोई क्रॉप है तो वहाँ पर हमने सॉइल सरफेस को कवर कर दिया है, हमने मटेरियल डाल दिया है. हो सकता है हमने डेड लीव्स डाल दिए या फिर कोई भी जो हमारा डिकेड मटेरियल था वो हमने डाल दिया, स्प्रेड कर दिया है सॉइल सरफेस के ऊपर. किस लिए करा है? ताकि हम मॉइस्चर को कंजर्व कर पाए, वीड्स को सप्रेस कर पाए, सॉइल टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए. तो जब हम स्प्रेड कर रहे हैं लेयर ऑफ मटेरियल ओवर सॉइल सरफेस, तो उस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं. इसके वजह से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इवेपोरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 70%. तो अगर कोई MCQ आता है या ऑप्शन में आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग लेयर ऑफ मटेरियल ओवर सॉइल सरफेस, तो आंसर वुड बी मल्चिंग. तो आपको ऐसे कीवर्ड्स याद रखने हैं बिकॉज डेफिनेशन यूजुअली कम्स इन एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल इट विल से which is the process that is followed in which we conserve moisture, yeah, we reduce soil evaporation by spreading layer of material. So answer would be mulching. So that ways you need to remember what is mulching. Now our third technique is earthing up. What is earthing up? Earthing up यानी कि जैसे मान लीजिए ये बेस है प्लांट का और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को बेस के पास ले जा रहे हैं ताकि हम स्टेम्स को कवर करें, रूट जोन्स को कवर करें. वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस टू सपोर्ट प्लांट्स, टू एनकरेज रूट ग्रोथ एंड टू प्रोटेक्ट ट्यूबर और बल्ब्स फ्रॉम सनलाइट और पेस्ट. व्हाट डज इट मीन्स इज, ट्यूबर यानी कि मान लेते हैं पोटैटो एंड बल्ब्स यानी कि मान लेते हैं अनियन जैसे क्रॉप्स जो अंडरग्राउंड स्टेम में ग्रो होते हैं, तो उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. तो हम जब ये सॉइल को बेस के पास ले जा रहे हैं ताकि हम इन जैसे क्रॉप्स को हम सनलाइट या पेस्ट से बचा पाएँ, तो इसलिए अर्थिंग अप किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिलिंग और रिजिंग. अर्थिंग अप इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग सॉइल टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट, यूजुअली कवरिंग स्टेम्स, स्टोलोन्स और रूट जोन्स. और ये क्यों करते हैं आपको समझ आ गया है, ताकि हम सपोर्ट कर पाए एक तो प्लांट को, रूट ग्रोथ को एनकरेज कर पाए और बल्ब्स और ट्यूबर्स को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम सनलाइट और पेस्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस, अगर पोटैटो है तो हमको उसको कवर करना है ताकि वो येलो ग्रीन ना हो जाए. शुगर केन है तो हमको सपोर्ट करना है ताकि वो गिर ना जाए. बनाना है तो हमको रूट्स को प्रोटेक्ट करना है और स्ट्रेंथ देनी है अगेंस्ट विंड. अगर जिंजर या टर्मरिक जैसे क्रॉप्स है जैसे कि राइजोम, तो राइजोम को हमें प्रोटेक्ट करना है और ईल्ड इंक्रीज करनी है, इसलिए अर्थिंग अप की जाती है. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ अर्थिंग अप. सो फ्रॉम स्टार्टिंग लेट अस सी, वीडिंग मतलब हमने वीड्स को हटाया, अनवांटेड प्लांट्स को. मल्चिंग यानी हमने लेयर को स्प्रेड करा है ताकि हम मॉइस्चर को मेनली कंजर्व कर पाएँ. एंड अर्थिंग अप यानी कि हम जो सॉइल है उसको बेस की तरफ ले गए हैं ताकि हम प्लांट को सपोर्ट कर पाएँ. नाउ आवर फोर्थ टेक्निक इज़ ट्रेनिंग. व्हाट इज़ ट्रेनिंग? यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म ट्रेनिंग, और आपको ये याद रखना है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है. ट्रेनिंग यानी कि हम हमारे प्लांट को एक स्पेसिफिक शेप, डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दे रहे हैं. हमारा ये प्लांट है, हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर शेप का हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करे और इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो. तो जब हम वो करते हैं इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, उस टेक्निक को, उस प्रैक्टिस को ट्रेनिंग कहा जाता है. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, जॉब की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वो हमको ग्रूम करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. तो दे आर गिविंग अस परफेक्ट स्पेसिफिक शेप, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर देते हैं वो हमारी थॉट प्रोसेस को, ताकि हम उस जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ. सो सेम वे ट्रेनिंग मतलब हो गया एक स्पेसिफिक शेप, डायरेक्शन और स्ट्रक्चर देना हमारे प्लांट को. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड रिलेट द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड यू विल नेवर फॉरगेट. अब बस सिंपल है, ट्रेनिंग के कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. कभी हमने शेप दूसरा दिया, कभी हमने दूसरा शेप दिया, तो बस उसी बेसिस पे हमने ट्रेनिंग को डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. जैसे कि सेंट्रल लीडर ट्रेनिंग, मॉडिफाइड लीडर ट्रेनिंग, या फिर ओपन सेंटर, ट्रेलिस सिस्टम या निफिन सिस्टम, या ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम दैट इज़ बोअर सिस्टम. ये नाम बताना पहले इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप फैमिलियर हो जाए कि हाँ हम ये पढ़ने वाले हैं. एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. इसकी मीनिंग बहुत ईजी है, मैं आपको समझाऊंगी. कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. जस्ट रिलेट एंड लर्न.
सबसे पहले हम ट्रेनिंग का मतलब समझ गए हैं। ट्रेनिंग मतलब कि हमने एक स्पेसिफिक शेप, डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दे दिया है हमारे प्लांट को, ताकि हम उसको एक स्पेसिफिक तरीके से ग्रो कर पाए, राइट। जैसे हमने जॉब के लिए ट्रेनिंग ली तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्ट्रक्चर मिला है, तो सेम वे दैट। तो अभी हमें ट्रेनिंग के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइप इज सेंट्रल लीडर ट्रेनिंग। सो व्हाट इज सेंट्रल लीडर? सेंट्रल लीडर कौन होता है? सेंट्रल लीडर यानी कि मेन बॉस, राइट। सो मेन बॉस क्या होगा? मेन स्टेम जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है मेन स्टेम, दिस इज़ आर सेंट्रल लीडर। सो जब इसी के नाम पर एक सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, यानी कि बहुत ही लाजमी है कि सेंट्रल लीडर का इम्पॉर्टेंट रोल होगा, इम्पॉर्टेंट योगदान होगा। सो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं समझकर, तो एक बार आप ध्यान से सुनिए। अब सेंट्रल लीडर यानी कि सेंट्रल लीडर का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, मेन स्टेम का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और आप देख रहे हैं ये जो सब्सिडरी ब्रांचेस हैं वो इसकी ऊपर निकलती जा रही हैं बिफोर प्रूनिंग, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? हमें जो ये सब्सिडरी ब्रांचेस हैं, जो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, इनको कट करना है, और हमारा जो मेन स्टेम है, जो हमारा सेंट्रल लीडर है, सिर्फ हमको उसको ग्रो करने देना है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर प्रूनिंग व्हाट हैज़ हैपेंड। जो हमारा सेंट्रल लीडर है इट इज़ स्टैंडिंग टॉल, और जो साइड वाली ब्रांचेस है वो अब उससे छोटी छोटी हैं, और जो सारी ब्रांचेस उससे बड़ी बड़ी थी हमने सारी कट कर दी हैं। सो दिस इज़ वॉट सेंट्रल लीडर इज़। सेंट्रल लीडर में हम अलाउ नहीं कर रहे हैं अदर ब्रांचेस टू ग्रो हायर देन द मेन स्टेम। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन स्टेम है वो ग्रो करे। हम चाहते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग मेन ट्रंक हो। तो हम ये क्यों चाहते हैं? वाई इट इज़ डन? ताकि जो ट्री है वो अपराइट ग्रो करे और गिरे ना, फॉल ना करे। एक हमारा मेन लीडर हो। इसमें हमें गुड एयर फ्लो भी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर इज़ गुड एयर फ्लो बिटवीन ब्रांचेस नाउ कंपैरिजन टू दिस, ताकि जो डिसीजेज लगने का चांस है वो कम हो जाए। हम इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्प्रेइंग कैन बी डन इजीली। इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम जो साइड वाली ब्रांचेस हैं उनको कट कर रहे हैं, और हमारा जो मेन स्टेम है सिर्फ हम उसको ग्रो करने दे रहे हैं। तो दैट इज़ सेंट्रल लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एप्पल, पियर, गुआवा, राइट। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सेंट्रल लीडर ऑफ ट्रेनिंग। नाउ आवर सेकेंड टाइप इज मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब मॉडिफाइड लीडर से क्या समझ आ रहा है? ये लीडर तो है पर कुछ तो मॉडिफिकेशन किया गया है सिस्टम में, राइट। यानी कि इसमें लीडर का स्ट्रेंथ है पर बीच में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, इसलिए शायद इसका नाम है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें क्या हुआ है? स्टार्ट में तो हमने सेंट्रल सिस्टम को ग्रो करने दिया, जो हमारा सेंट्रल ब्रांच था उसको हमने ग्रो करने दिया। बट बीच में क्या किया हमने? फिर हमने जो दूसरी ब्रांचेज है उनको भी स्प्रेड होने दिया। फिर हमने टॉप को कट कर दिया और जो ब्रांचेज है उनको हमने ग्रो होने दिया। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मॉडिफाइड लीडर में हमने क्या किया? जो हमारा मेन ब्रांच है या जो हमारा मेन स्टेम है हमने उसको पहले ग्रो होने दिया, बट फिर एक टाइम आया जब हमने उसको कट कर दिया और जो हमारे साइड वाले ब्रांचेज है हमने उसको भी ग्रो होने दिया। सो दैट इज़ मॉडिफाइड लीडर ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। फिर एक बाउल जैसा शेप इसने ले लिया, यू कैन सी इन द इमेज, एक बाउल जैसा शेप ले लिया। ये हमने क्यों किया है? और जब हमने टॉप काटा सेंट्रल लीडर सिस्टम का, सेंट्रल लीडर ट्रेनिंग का, तो उसको हम बोलेंगे हेडिंग बैक। सो जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ हेडिंग बैक, वो टर्म याद रखना है। नाउ ये हमने क्यों किया है? ताकि एक तो एक्सेसिव हाइट ना ले वो, और जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो अच्छा हो। इसलिए हमने इसको पहले तो मेन स्टेम को बढ़ने दिया, उसके बाद मेन स्टेम को हमने काट दिया और जो साइड की ब्रांचेज है उसको हमने बढ़ने दिया। सो दिस इज़ मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया। सेंट्रल लीडर में हम सिर्फ मेन स्टेम को बढ़ने दे रहे हैं, साइड का हम काट दे रहे हैं। मॉडिफाइड लीडर में हमने सेंट्रल को पहले तो बढ़ने दिया एंड देन वी स्टॉप्ड इट, और हमने साइड की ब्रांचेस को बढ़ने का मौका दिया। सो दिस इज़ मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब एक थर्ड सिस्टम भी है दैट इज़ ओपन सेंटर। ओपन सेंटर क्या हुआ? ओपन सेंटर में जो हमारा सेंट्रल लीडर है उसको हम बढ़ने तो दे रहे थे पर हमने उसको बहुत जल्दी काट दिया। जो हमारी ब्रांचेस है हमने उसको बढ़ने का मौका दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो सनलाइट है सेंटर में वो ज़्यादा आ सके, क्योंकि सेंटर छोटा होगा इसमें, क्योंकि हम बाकी के ब्रांचेस को बढ़ने दे रहे हैं। और ये भी बिल्कुल एक बाउल की तरह शेप ले लिया है इसने, और इसको भी हम बाउल सिस्टम कहते हैं, ताकि बेटर एयर सर्कुलेशन हो पाए, ईजी स्प्रेइंग हो पाए और ज़्यादा सनलाइट आए सेंटर में। ये हम किस क्रॉप्स के लिए करते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं पीच, प्लम, बेर, आंवला एक्सेट्रा।
सो दीज आर 3 सिस्टम. फर्स्ट इज सेंट्रल लीडर, इसमें हम सेंट्रल को बढ़ने दे रहे हैं बस. मॉडिफाइड लीडर, सेंट्रल को बढ़ने दिया, देन कट कर दिया और फिर ब्रांचेस को बढ़ने दिया. देन ओपन सेंटर में सेंट्रल लीडर को कम ही बढ़ने दिया, जल्दी कट कर दिया और फिर बाकी की ब्रांचेस को ज़्यादा बढ़ने दिया. सो ओपन सेंटर हो गया, सेंटर जो है वो ओपन रह गया, सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो सकता है. सो दिस इज़ ओपन सेंटर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. नाउ फोर्थ सिस्टम इज ट्रेलिस सिस्टम. ट्रेलिस मतलब क्या होता है, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ट्रेलिस इज़ नथिंग, बस हमने क्या किया है, वायर से, पोल की मदद से या जैसे भी हम बांध सकते हैं, बस हमने एक सिस्टम बांध लिया है ताकि जो हमारे क्लाइंबर क्रॉप्स हैं या क्लाइंबर जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ. हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों दे पाएँ, प्रॉपर स्पेसिंग हो, उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले और स्प्रेइंग और हार्वेस्टिंग के लिए भी ईजी हो. तो ये जो सिस्टम यूज़ होता है जिसमें ये वायर्स वगैरह अटैच कर लिए गए हैं, सो दैट इज़ ट्रेलिस सिस्टम. बस आपको ट्रेलिस वर्ड याद रखना है जो इस सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रेलिस आगे भी आएगा एक वर्ड, तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड होगा. तो आपको याद रखना है कि ट्रेलिस सिस्टम इज़ नथिंग बट हमने पोल्स से वायर्स ये सब बांध दिया है ताकि हम ऊपर प्रॉपर स्पेसिंग, सनलाइट सपोर्ट दे पाएँ. ये सिस्टम को हम ट्रेलिस सिस्टम कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप्स, क्यूकम्बर, बिटर गॉर्ड, पम्पकिन एक्सेट्रा. अगर ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, इफ़ इट इज़ ओवरहेड यानी सर के ऊपर, अगर ये ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम है तो इसको हम बोअर सिस्टम कहते हैं, BOWER, बोअर सिस्टम. अगर यही ट्रेलिस सिस्टम ऊपर की तरफ है तो उसे बोअर सिस्टम कहा जाता है. एंड इसका एग्जांपल है जैसे कि ग्रेप्स में यूज़ होता है बोअर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. देन निफिन सिस्टम क्या है, निफिन सिस्टम इज़ ये एक वर्टिकल पोल है और ये 2-3 मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल पोल्स हैं. अब हमने वायरिंग यहाँ लगा दी है और हम यहाँ इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन्हीं क्रॉप्स को. सो दैट इज़ निफिन सिस्टम. बस जो तरीका है वो बदल गया है. इट इज़ ऑल्सो अ मल्टी वायर ट्रेलिस, पर ये ग्राउंड पे हम नहीं रखते, ये हमने एक वर्टिकल पोल लगा दिया है और यहाँ पे 2-3 हॉरिजॉन्टल पोल्स अटैच कर दिए और यहाँ पर जब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ निफिन सिस्टम. आई होप आपको ये तीनों सिस्टम समझ आ रहे होंगे. सबसे पहले है ट्रेलिस, जिसमें हमने पोल्स, वायर सब कुछ अटैच कर दिया है ताकि हम हमारी क्रॉप को सपोर्ट कर पाए. और जब ये ओवरहेड हो रहा है तो इसको हम बोअर सिस्टम कहते हैं. और जब यह हमने एक वर्टिकल पोल और 2-3 हॉरिजॉन्टल पोल्स पे वायर्स अटैच कर दिए हैं तो उसको हम निफिन सिस्टम कहते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद ट्रेनिंग एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रूनिंग. ट्रेनिंग हमने समझ लिया, हमने शेप, स्ट्रक्चर सब दे दिया. अब प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग यानी कि हमने कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स को, प्लांट के पार्ट्स को रिमूव कर दिया है ताकि हम उनकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, शेप और क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ. फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए स्टेम को हमने हटा दिया है तो प्रूनिंग कर दिया. हमने सिलेक्टिव रिमूवल करा है प्लांट का, जैसे कि ब्रांचेस कट कर दिए या शूट्स कट कर दिए ताकि हम उनकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, शेप और क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ. आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं. एग्ज़ाम में मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि ये आ जाएगा एक्सप्लेनेशन कि what is selective method of removal of plant parts ऐसे. तो you have to tell now what it is. तो आंसर होगा pruning. ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, हम लास्ट में प्रीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे. तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि आपको डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए कि एक्चुअली प्रूनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है. सो प्रूनिंग यानी हमने सिलेक्टिव रिमूवल करा है प्लांट पार्ट्स का. ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हेयर टू रिमेंबर इज सिलेक्टिव, क्योंकि हम आगे थिनिंग पढ़ेंगे और थिनिंग में हम सिलेक्टिव रिमूवल नहीं कर रहे हैं, थिनिंग में हम पूरा हटा रहे हैं. सो प्रूनिंग में हम सिलेक्टिव रिमूवल कर रहे हैं कि हमने या तो ब्रांचेस काटी हैं सिर्फ या शूट्स काटे हैं, हम सिलेक्टिव रिमूवल कर रहे हैं. इट मे कट पार्ट ऑफ शूट और टिप एंड पर्पज़ क्या है हमारा, शेप देना फ्रूट के लिए, हेल्थ के लिए. जैसे हम ट्रिम करते हैं ब्रांचेस, सेम प्रूनिंग इज इक्वल्स टू ट्रिमिंग. आप ऐसे याद रख लीजिए, प्रूनिंग इज इक्वल्स टू ट्रिमिंग. इसमें हम सिलेक्टिव रिमूवल कर रहे हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स का. सो दैट इज़ प्रूनिंग. नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज थिनिंग. थिनिंग और प्रूनिंग में यही डिफरेंस है कि थिनिंग में हम एंटायर शूट्स या ब्रांचेस या इवन फ्रूट्स को हटा रहे हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और हम प्लांट की हेल्थ और यील्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ. इसमें हम पूरी ब्रांच को कट कर रहे हैं थिनिंग आउट में, एंड प्रूनिंग में हम सिर्फ सिलेक्टिव रिमूवल कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. प्रूनिंग में हम सिलेक्टिव रिमूवल कर रहे हैं एंड थिनिंग में हम पूरा शूट्स हटा रहे हैं. वॉट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शूट थिनिंग, हमने क्यों किया है शूट थिनिंग, ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ एयर एंड लाइट पेनिट्रेशन. सो दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव.
सो आई होप आपको समझ आ रहा है. ट्रेनिंग, प्रूनिंग, थिनिंग सब कुछ क्लियर है. नाउ आई कैन मूव टू अदर पार्ट्स ऑल्सो. हमने वीडिंग पढ़ लिया है, मल्चिंग, अर्थिंग अप, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड थिनिंग. एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपको जो भी मैंने समझाया है वो समझ आ गया है. एंड इन केस अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है और आपको समझ नहीं आ रहा है या थोड़ी मुश्किल पड़ रही है, यू जस्ट कैन मैसेज मी एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट एंड मेक योर ऑल डाउट्स क्लियर ऑन दिस. So if we are clear on this part, let's move on to our next parts, that is gap filling. So gap filling क्या होता है? गैप फिलिंग यानी सिंपल हम तोड़ लेते हैं. गैप फिलिंग मतलब गैप हो गया, उसको हमें फिल करना है. गैप कैसे हो गया? मान लीजिए कि कोई प्लांट या सीडलिंग डेड हो गई है, वीक हो गई है या खो गई है. इस केस में हमको उस गैप को फिल करना है, उस गैप को हमें रिप्लेस करना है विथ हेल्दी वन. सो दैट इज़ गैप फिलिंग. गैप फिलिंग यानी रिप्लेसमेंट ऑफ डेड, वीक और मिसिंग सीडलिंग्स इन द फील्ड विथ हेल्दी न्यू वंस टू मेंटेन यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन एंड स्पेसिंग. सो दिस इज़ नथिंग बट गैप फिलिंग. हम गैप फिलिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ गैप फिलिंग? गैप फिलिंग की जाती है ताकि हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाए, क्योंकि गैप रह जाएगा तो फिर प्लांट पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी. तो उसको मेंटेन करने के लिए गैप फिलिंग किया जाता है. ऑल्सो ऑपोजिट वे में भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर क्वेश्चन आया कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं मैक्सिमम किस इंटरकल्चरल प्रैक्टिस में, सो आंसर वुड बी गैप फिलिंग. आपको बोथ वेज याद रखना है. गैप फिलिंग, ओके. आई एम होपिंग आपको गैप फिलिंग समझ आ गया है एंड वी कैन मूव टू स्टेकिंग. नाउ व्हाट इज़ स्टेकिंग? स्टेकिंग का सिंपल मीनिंग है कि हमको सपोर्ट करना है हमारे वीक प्लांट्स को, या कोई प्लांट जो बहुत लंबे हैं और उनकी स्टेम वीक हो गई है, तो हम पोल, वायर, स्टिक की मदद से उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो गिर ना जाए और उनकी प्रॉपर अपराइट ग्रोथ हो. सो दिस इज़ स्टेकिंग. आपको स्टेकिंग का मीनिंग पता होना चाहिए अगेन, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया कि दिस इज़ व्हाट, तो यू शुड नो दिस इज़ स्टेकिंग. ऑल्सो आपको स्टेकिंग का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल या कुछ फेमस क्रॉप्स जहाँ स्टेकिंग की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो पता होना चाहिए. सो दैट इज़ टोमेटो. टोमेटो के केस में हम स्टेकिंग करते हैं क्योंकि टोमेटो के केस में जो स्टेम है वो वीक हो जाती है, तो हमें हेल्दी अपराइट ग्रोथ के लिए स्टेकिंग करनी होती है ताकि हम उसको सपोर्ट कर पाएँ. सपोर्ट कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, पोल्स या वायर्स. So that is staking. Now our next practice is propping. Propping मतलब क्या होता है? अगेन आपको मीनिंग पता होना चाहिए. Propping मतलब कि जैसे जो प्लांट्स हैं उनको हमने साथ में स्टॉक कर दिया या टाई कर दिया है रोप से या लीफ से ताकि वो गिरे ना. किसकी वजह से? या तो विंड के वजह से या बारिश की वजह से या हैवी वेट होने की वजह से वो फॉल ना करें. स्टेकिंग में और प्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है? स्टेकिंग में क्योंकि वीक स्टेम हो गया है या टॉल प्लांट्स है तो हम उसको टाई कर रहे हैं ताकि वो गिरे ना. बट प्रॉपिंग में द डिफरेंस इज कि हम जो डिफरेंट पार्ट जो प्लांट के हैं वो हम स्टॉक कर रहे हैं रोप से या लीफ से. एक्चुअली द मेन डिफरेंस इज़ कि प्रॉपिंग में हम बहुत सारे प्लांट्स को या दो से ज़्यादा या मान लीजिए 3-4 प्लांट्स को साथ में स्टॉक कर रहे हैं लीव्स या रोप से ताकि वो गिरे ना. बट स्टेकिंग में हम क्या कर रहे थे? स्टेकिंग में हम सिंगल प्लांट को, क्योंकि उसकी स्टेम वीक है या वो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे थे स्टिक्स, पोल्स या वायर्स की मदद से ताकि वो गिरे ना. बट प्रॉपिंग के केस में हमने डिफरेंट प्लांट्स को स्टॉक कर दिया टुगेदर यूजिंग लीव्स या रोप्स ताकि वो गिरे ना. अब इसके फेमस एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं. स्टेकिंग के केस में हमने याद किया था टोमेटो. प्रॉपिंग के केस में हम याद रखेंगे शुगर केन, बनाना, पपाया. शुगर केन क्योंकि टॉल होता है, हैवी होता है तो गिर सकता है, इसलिए उसको बंचेस में बांध दिया जाता है. बनाना क्योंकि बनाना भी गिर सकता है तो उसको हैवी बंचेस होते हैं तो बांध दिया जाता है. पपाया यंग स्टेज में इट मे नीड सपोर्ट विंड के वजह से, तो पपाया को भी बांध दिया जाता है. सो प्रॉपिंग के हमने 3 एग्जांपल्स याद किए, दैट इज़ बनाना, पपाया एंड शुगर केन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. आपको अगर मतलब समझ आ गया है तो, क्योंकि प्रॉपिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंट प्लांट को स्टॉक कर रहे हैं टुगेदर ताकि वो गिरे ना. तो हम ऐसे प्लांट को स्टॉक करेंगे जो लंबे हैं, हैवी हैं, जो गिर सकते हैं. सो एग्जाम्पल में हमें याद रहेगा शुगर केन, बनाना, पपाया. स्टेकिंग के केस में हम एक सिंगल प्लांट को स्टेक कर रहे हैं ताकि उसकी वीक स्टेम है तो वो गिरे ना. तो इसका एग्जांपल हो गया टोमेटो. नाउ आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस इज डीसकरिंग. सो व्हाट इज सकर्स?
सकस यानी कि शूट, जो साइड के शूट्स होते हैं, सो दैट इज सकस। डी सकरिंग यानी उन्हीं शूट्स को हटाने की जो प्रैक्टिस होगी वो डी सकरिंग कहलाएगी। सकस यानी साइड शूट्स, अगर हमें साइड शूट्स को हटाना है तो दैट इज़ डी सकरिंग। अब हम साइड के शूट्स को क्यों हटाएंगे? सिमिलरली जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे वो वाला टॉपिक, तो हमने पढ़ा था कि हमको वीड्स हटाने हैं ताकि वो कंपटीशन ना हो हमारा न्यूट्रिएंट्स को लेके, लाइट को लेके, स्पेस को लेके एक्सेट्रा। सो इसमें भी हम सकस को हटा रहे हैं ताकि जो हमारा कंपटीशन है फॉर न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर, वो रिड्यूस हो जाए और जो हमारा मेन क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़े। सो डी सकरिंग से अच्छे से याद होगा, क्योंकि सकस यानी कि होता है साइड शूट्स, तो डी सकरिंग यानी हम साइड के शूट्स को हटा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है बनाना, ब्रिंजल। बनाना आपको याद रखना है, बनाना याद भी रहेगा बिकॉज बनाना प्रोड्यूसेस मैनी सकस। तो आपको याद रहेगा कि बहुत सारे सकस किस प्लांट में होते हैं कि हमें डी सकरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। डी सकरिंग हम उसी प्लांट में कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साइड शूट्स है, और बहुत ज़्यादा साइड शूट्स है बनाना में, क्योंकि बनाना में बहुत ज़्यादा सकस होते हैं। सो इसलिए बनाना की हम डी सकरिंग करते हैं। नाउ आर नेक्स्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस इज पिंचिंग। सो पिंचिंग मतलब आप समझते हैं, हम पिंच करते हैं, ह्यूमन्स डू पिंच यू। तो पिंचिंग दैट ओनली, हम हाथ से जब पिंचिंग करते हैं, फिंगर से ही हम पिंचिंग करते हैं, जब एपिकल बर्ड या जो टॉप बर्ड होता है उसको हम पिंच करते हैं, हटाते हैं, ताकि जो हमारे साइड के जो शूट्स हैं वो ग्रो करें। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अच्छे से क्या हो रहा है कि हमारा जो टॉप का जो बर्ड है, जो हमारा ग्रोइंग बर्ड है, वो जब ग्रो करता है, आपने देखा होगा कि साइड के बर्ड्स जो हैं वो फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रो करता है वो टॉप का बर्ड ग्रो करता है। नाउ व्हाट इज़ इट्स रीज़न? इट्स रीज़न इज़ ऑक्सिन, जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा टॉप का बर्ड है वो ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो साइड के जो है वो कम ग्रो कर पा रहे हैं। अगर हमने पिंच करके इसको हटा दिया, इस बर्ड को हटा दिया, तो जो बाकी के बर्ड्स हैं, जो साइड के बर्ड्स हैं, वो भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन इन पिंचिंग। पिंचिंग मतलब रिमूविंग द एपिकल बर्ड यानी कि टर्मिनल बर्ड यानी कि द टॉप बर्ड, ताकि जो हमारा साइड के बर्ड्स है वो ग्रो कर पाए और जो हमारा प्लांट है वो ज़्यादा बुशियर हो और उसमें ज़्यादा लेटरल शूट्स डेवलप हो। पिंचिंग इसको हम बोलते हैं ताकि, क्योंकि हम इसे हाथ से ही पिंच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, सो एग्जाम्पल इज मैरीगोल्ड। आई होप आपको पिंचिंग समझ आ गया हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वंस अगेन। पिंचिंग मतलब हाथ से पिंच करके टॉप का बर्ड हटाना ताकि साइड के बर्ड्स ग्रो कर पाए। टॉप का बर्ड जब होता है तो साइड के बर्ड ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। उसका रीज़न है ऑक्सिन नाम का हार्मोन, क्योंकि ऑक्सिन नाम का हार्मोन टॉप बर्ड पे होता है और जब वो टॉप बर्ड पे होता है तो सिर्फ उसी को ग्रो कराता है। तो अगर हमने पिंच करके उसको हटा दिया तो हमारा जो प्लांट है उसको हम ज़्यादा बुशियर बना सकते हैं, ज़्यादा लेटरल शूट्स डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज़ पिंचिंग। नाउ आर लास्ट प्रैक्टिस इज ट्रेसिलिंग। ट्रेसिलिंग आपको अब याद आ रहा होगा, हमने ट्रेलिस सिस्टम पढ़ा था एंड आई टोल्ड यू कि इससे रिलेटेड एक और वर्ड आएगा। सो ट्रेलिसिंग मतलब क्या हुआ? ट्रेलिसिंग इज़ दैट ओनली, हम एक्सटर्नल सपोर्ट स्ट्रक्चर यानी कि पोल, वायर, नेट यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे क्लाइंबिंग क्रॉप्स हैं या जो ट्रेलिंग प्लांट्स हैं उनको हम वर्टिकली या कंट्रोल डायरेक्शन में ग्रो करवा पाए। और इसके एग्जाम्पल्स होंगे ग्रेप्स, क्यूकम्बर, बिटर गॉर्ड एक्सेट्रा। सो दैट इज़ ट्रेसिलिंग। आपको याद रखना है ट्रेलिस सिस्टम, ट्रेसिलिंग सिस्टम ये क्लाइंबिंग क्रॉप से ही रिलेटेड है। अगर आता है तो इसका ऑप्शन में अगर क्रॉप पूछा है तो ग्रेप, कुकम्बर, बिटर गॉर्ड ये सब ऑप्शन में आंसर होगा। और अगर पूछा है क्या होता है तो इट वुड बी कि हमको से सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, वायर, नेट की मदद से बांधा हुआ है ताकि हम क्लाइंबिंग प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाए। सो दैट इज़ ट्रेसिलिंग। सो नाउ आई होप कि आपको सारी जो प्लांट की कल्चरल एक्टिविटी, इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी में भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप्स। अगर आपको और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन अगेन आस्क अस। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं है, ईजिली याद हो जाएगा। Now let us start this topic. Very easy to understand and very important to fetch marks. अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत easy क्वेश्चन आता है, थोड़ा भी पढ़ा है तो we can solve it. So now let us study plant growth hormones. What are plant growth hormones? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है जो कि हमारे प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, राइपनिंग, सेनेसेंस, डोरमेंसी एक्सेट्रा। वो एक्टिव होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में और स्टिमुलेट या इनहिबिट कर सकते हैं कुछ प्रोसेसेस। उन्हें हम आर्टिफिशियली भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें वो चीज़ करानी है तो।
सो आई होप आपको हॉर्मोन्स तो पता है क्या होता है. सो दैट इज़ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. नाउ हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें 5 टाइप के हार्मोन्स पढ़ने हैं. 5 नॉट, वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बट वी हैव टू स्टडी 5 हार्मोन्स. अभी याद रख लेते हैं, अभी याद कर लेते हैं. इट वुड बी वेरी इजी टू रिमेंबर, ताकि हमको समझ आए कि कौन का काम क्या कर रहे हैं. 3 टाइप के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ग्रोथ प्रोमोटर्स, सेकेंड इज ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड थर्ड इज ग्रोथ मॉडिफायर्स. तो 3 हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं, प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स और मॉडिफायर्स. ग्रोथ प्रमोटर्स में हमें 3 हार्मोन्स पढ़ने हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स. इनहिबिटर्स में हमें एक हार्मोन पढ़ना है, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड. एंड मॉडिफायर्स में हमें एक हार्मोन पढ़ना है, दैट इज़ इथिलीन. नाउ इसलिए हमने बोला कि हमें 3 टाइप्स के हार्मोन्स पढ़ने हैं, लेकिन हमें 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं. नाउ इसको याद करने की कोशिश करते हैं. ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन यानी कि जो प्रमोट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके टाइप्स है AGC, लाइक ABC इज देयर. आप AGC याद रख लीजिए, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. सो फर्स्ट इज ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, वो हार्मोन्स है AGC, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स. नाउ ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. ग्रोथ को क्यों इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ को क्यों रोकेगा कोई, क्योंकि मान लीजिए स्ट्रेस की कंडीशन है तो हमें वाटर सेव करना है, तो ग्रोथ को इनहिबिट करना पड़ेगा. मान लीजिए कि कोई हमें ड्राई सीजन के लिए हमारे क्रॉप्स को प्रिपेयर करना है, या प्लांट को खुद प्रिपेयर करना है कि अब ड्राई सीजन आ रहा है, तो वो लीफ फॉल कर देगा, सारी लीव्स को फॉल कर देगा. सो दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर्स. सो इसमें एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड, ABA, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड. तो प्रमोटर्स AGC, इनहिबिटर्स एब्सिसिक एसिड. देन ग्रोथ मॉडिफायर्स, जो कि राइपनिंग को मदद करेगा, हमारे क्रॉप या प्लांट को राइपनिंग में हेल्प करेगा. सो दैट इज़ इथिलीन. सो ऐसे AGA, देन एब्सिसिक एसिड एंड देन इथिलीन. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर ऑक्सिन्स. एक्चुअली ऑक्सिन्स मैंने आपको पिंचिंग में ऑलरेडी समझा दिया है, बट लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू. ऑक्सिन, व्हाट इज़ ऑक्सिन? सबसे पहले तो ऑक्सिन इज़ अ मास्टर हार्मोन. ऑक्सिन इज़ अ मास्टर हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल इलोंगिनेशन. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन, अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, तो AGC. सो ऑक्सिन इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. अगर कोई ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है तो वो सेल इलोंगिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. वो एपिकल डोमिनेंस, ना ये मैंने आपको समझाया था पिंचिंग में. एपिकल डोमिनेंस को मैं वापस समझाती हूँ. एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मतलब टॉप, डोमिनेंस यानी कंट्रोलिंग, यानी कोई टॉप को कंट्रोल कर रहा है. जब मेन बर्ड ग्रो करती है तो जो साइड की बर्ड्स है वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है. स्टॉप नहीं करती, एक्चुअली धीरे धीरे ग्रो करती है. अगर हम टॉप की बर्ड को कट कर दें, जैसे हमने पिंचिंग किया था, अगर हम टॉप की बर्ड को कट कर दें तो साइड की बर्ड ग्रो होना ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी और जो प्लांट है वो बशी हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा. जब हमने टॉप की बर्ड को हटाया तो उसको हमने क्या बोला, जो एपिकल डोमिनेंस था, यानी कि जो टॉप की बर्ड का जो डोमिनेंस था कि वो ही ग्रो की जा रही थी और साइड वालों को ग्रो ही नहीं करने दे रही थी, तो जो एपिकल डोमिनेंस था वो हमने ब्रेक कर दिया. तो दैट इज़ ब्रेकिंग एपिकल डोमिनेंस. अब जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, जो ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो एपिकल डोमिनेंस में मदद करता है. यानी कि जब ऑक्सिन होता है तो जो बर्ड है, जो टॉप बर्ड है वो ग्रो करती जाती है, जो टॉप बर्ड है वो ग्रो करती जाती है. सो इसलिए ऑक्सिन हेल्प करता है एपिकल डोमिनेंस में, और हमें इस ऑक्सिन को हटाना होता है जब हम पिंच करते हैं. जब हमने ऑक्सिन को हटाया, यानी वो ग्रोथ प्रमोटर है, तो ग्रोथ प्रमोट नहीं करेगा अगर हमें साइड वाले बर्ड्स को भी ग्रो कराना है तो. सो ऑक्सिन हेल्प्स इन एपिकल डोमिनेंस, यानी कि टॉप बर्ड की ग्रोथ, सेल इलोंगिनेशन, क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, वो मास्टर हार्मोन है, तो वो सेल को इलोंगिनेट करने में मदद करता है, एपिकल डोमिनेंस में मदद करता है. रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स, प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप यूज्ड इन वीट कंट्रोल. मेनली आपको याद रखना है कि ऑक्सिन यानी कि एपिकल डोमिनेंस एंड ऑक्सिन रूटिंग, और वो सेल इलोंगिनेशन में मदद करता है. नाउ आर नेक्स्ट AGC के फॉर्मेट में आर सेकेंड वाला ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन इज जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स से आप जिराफ याद रख लीजिए, जिब्रेलिन्स से जिराफ वर्ड को रिलेट कर लीजिए. और जिराफ क्या होता है, लंबा होता है, तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है, प्लांट को लंबा बनाना.
सिंपली याद हो जाएगा। जिब्रेलिन इज़ अ स्टेम इलोंगेशन हार्मोन, यानी कि वो क्या करता है, वो प्लांट को लंबा बनाता है। उसका फंक्शन है स्टेम इलोंगेशन, इलोंगेशन यानी लंबा। इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, यानी मान लीजिए कि कोई सीड डॉर्मेंट हो गई है, वो एक्टिव नहीं है, तो ये जो हार्मोन है वो सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ता है और फिर प्लांट को लंबा बनाता है। प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड बोल्टिंग अनियन एंड कैबेज। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स इज कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे कि अनियन हो गया या कैबेज हो गया, इसमें जो लीव्स है वो पहले ही ग्रो कर जाती हैं और फ्लावर्स जो हैं वो बाद में आते हैं। अगर हमने जिब्रेलिन को स्प्रे करा तो क्या होगा, स्टेम शूट कर जाएगा, क्योंकि वो प्लांट को टॉल बनाने वाला हार्मोन है। अगर हमने जिब्रेलिन को स्प्रे करा है तो स्टेम शूट अप कर जाएगा और प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बोल्टिंग। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्रूट साइज़, जैसे कि ग्रेप्स का, एप्पल्स का। तो अगर हम जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं तो फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होता है। इट इज़ अ स्टेम इलोंगेशन हार्मोन, यानी कि वो लंबा बनाने वाला हार्मोन है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। नाउ हमारा AGC में थर्ड वाला ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन स्टैंड्स फॉर C और C से है सेल डिवीजन। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि साइटोकाइनिन इज़ अ सेल डिवीजन हार्मोन। ये रूट टिप्स और यंग ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि उसे सेल डिवीजन को प्रमोट करना है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिलेइंग लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस यानी कि लीफ का लास्ट स्टेज। इसके बाद लीफ येलो होने लगती है और फूड बनाना स्टॉप कर देती है और इवेंचुअली डाई हो जाती है, यानी मर जाती है। तो ये लीफ का सेनेसेंस यानी एंटी एजिंग को रोकता है, यानी एजिंग को रोकता है और एजिंग बैकवर्ड करता है। इट डिलेज लीफ सेनेसेंस। जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन में मदद करता है और लीफ का सेनेसेंस यानी लीफ का एजिड होना या लीफ का मर जाने को रोकता है, उसको वापस हरा करता है। सो दैट इज साइटोकाइनिन। इट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टू। Now our fourth hormone is abscisic acid. It is a growth inhibitor hormone. अब हम सेकेंड कैटेगरी में आ गए हैं, दैट इज़ इनहिबिटर हार्मोन्स। इनहिबिटर यानी कि अब ये कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होएगी या जब मान लीजिए ड्राई सीजन आने वाला है, लीफ को फॉल करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये एब्सिसिक एसिड वर्क करता है। इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन या डॉर्मेंसी हार्मोन। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन या फिर डॉर्मेंसी हार्मोन कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि ये सीड और बड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। अगर कोई वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन है तो स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा। सीड का जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है बिकॉज इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। और हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ इनहिबिटर क्यों यूज़ होता है, वी न्यू नाउ ऑल दिस। तो दिस इज़ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन या डॉर्मेंसी हार्मोन भी कहते हैं। Now our fifth and last category, in which category it is a growth modifier hormone. तो that is ethylene. इथिलीन का आपको एक ही फंक्शन याद रखना है, दैट इज़ राइपनिंग। इथिलीन हेल्प्स इन राइपनिंग और ये एक राइपनिंग हार्मोन है। इट इज़ ओनली गैशियस हार्मोन, आपको ये भी याद रखना है, इट इज़ ओनली गैशियस हार्मोन। और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर फ्रूट्स राइपनिंग, ताकि फ्रूट की राइपनिंग जल्दी हो पाए। इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन यानी कि लीफ या फ्रूट ड्रॉप, यानी कि ताकि लीफ या फ्रूट ड्रॉप हो जाए जल्दी, वो जल्दी राइपन हो जाए, इसको देखता है इथिलीन। इथिलीन हेल्प्स इन ripening. It induces flowering in pineapple too. So it is only gaseous hormone and it helps in ripening. Now I hope आपको ये समझ आ गया हो. Let me just take you back again to this table. हमने 3 hormones पढ़े हैं, promoter, inhibitor and modifiers. Promoters में we studied AGC, auxin, gibberellin and cytokinins. Inhibitors में we studied abscisic acid और modifiers में we studied ethylene. So now let us move next to some questions that says which hormone is responsible for apical dominance. Apical dominance के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज ऑक्सिन. Which hormone helps in fruit ripening? Ripening के लिए हार्मोन इज इथिलीन. Which hormone is used to break seed dormancy? तो seed dormancy ब्रेक करता है जिब्रेलिन, जो कि फिर स्टेम की ग्रोथ को शूट करता है, जो कि टॉल वाला है, लाइक अ जिराफ. सो seed dormancy को ब्रेक करता है जिब्रेलिन. So this is again given the same thing. Now the last topic that we need to study is maturity. What is maturity? Maturity यानी कि वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब क्रॉप अब रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए और हमें इसे हार्वेस्ट करना है डिपेंडिंग कि वो कब मैच्योर होगा, ताकि हमें बेटर क्वालिटी, यील्ड और शील्ड लाइफ मिले. इसमें हमें 3 टाइप की मैच्योरिटी पढ़नी होती है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, हार्वेस्ट या कमर्शियल मैच्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी.
फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी कि जब एक फ्रूट या सीड फुल नेचुरल डेवलपमेंट में पहुंच गया है और हम उसे मैच्योर कर सकते हैं। कमर्शियल मैच्योरिटी यानी कि जब वो हार्वेस्टिंग फॉर मार्केटिंग के लिए रेडी है। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी यानी कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस करना है, जैसे कि राइपनिंग, प्रोसेसिंग, जैसे कि हमें टोमेटो हार्वेस्ट करना है फॉर केचप या मैंगो हार्वेस्ट करना है अचार बनाने के लिए, पिकलिंग के लिए, तो वो होती है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, जब हमें उस चीज़ को हार्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए, तो दैट इज़ हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। अगर हमें उसे मार्केटिंग या कंजम्पशन के लिए हार्वेस्ट करना है तो दैट इज़ कमर्शियल मैच्योरिटी। और जब वो ऑलरेडी फुल नेचुरल डेवलपमेंट पे पहुंच चुका है तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल maturity. Now what are maturity signs? That is maturity indices, यानी हमें कब पता चलेगा कि क्रॉप रेडी है और अब हमें उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बनाना में एंगल्स ऑफ फ्रूट डिसअपेयर और लाइट ग्रीन कलर हो जाता है तो वी नो कि अब बनाना को मैच्योर कर सकते हैं। मैंगो में द फ्रूट बेस टर्न्स येलो, द शोल्डर्स राइज, तो अब इट इज़ द टाइम कि हम मैंगो को हार्वेस्ट कर लें। अनियन में 50% नेक फॉल्स डाउन, लीव्स आर ड्राई, अब हमें पता चलेगा जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि हम अनियन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। वाटरमेलन में डल साउंड ऑन टैपिंग, नियर बाय टेंड्रिल डाइज, जब टैप करने पर डल साउंड आएगा तो हमें पता चलेगा कि अब वाटरमेलन की हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। नाउ ग्रेप्स के केस में इफ़ द शुगर लेवल रीचेज 16 to 20% तो इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट। टोमेटो अगर पिंक से रेड हो जाए डिपेंडिंग ऑन पर्पस कि हम केचप बनाने के लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं कि कमर्शियल हार्वेस्ट कर रहे हैं, दैट वेज अगर डिपेंडिंग ऑन पर्पस अगर वो पिंक से रेड हो जाए तो हमें पता है कि अब हम टोमेटो को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर मैच्योरिटी साइंस ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिटी इंडिसेस। दीज आर क्ल्यूज कि हमको अब पता चले कि हमारा क्रॉप रेडी है और हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मैच्योरिटी। Now this was the last topic that was important and needed to be studied in horticulture. Now we will see some previous year questions and in the next lecture, lecture number 14, we will start with animal husbandry wala unit. Animal husbandry unit. So let us start and see some PYQs. मैंने purposely कुछ questions के answer hide कर दिए हैं, कुछ के हाइड नहीं हो पाए तो दैट आई कुडंट हाइड, बट कुछ के मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि यू आंसर फर्स्ट। जस्ट स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर जितना हमने पढ़ा है हॉर्टिकल्चर में। आर यू एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और नॉट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव स्टडीड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन कंट्रोल्स द शेप ऑफ द प्लांट। ये तो आज ही की क्लास में हमने पढ़ा, टुडेज क्लास ओनली, कि कौन सा ऑपरेशन है जो शेप ऑफ प्लांट को कंट्रोल करता है। इज इट ट्रेनिंग, प्रूनिंग, फ्रेमिंग, ग्राफ्टिंग और नन ऑफ द अबव। सो जो शेप ऑफ प्लांट को ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है दैट इज ट्रेनिंग। रिमूवल ऑफ एनी एक्सेस और अनडिजायरेबल और अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस, शूट्स और एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज व्हाट। ये भी हमने आज ही पढ़ा कि अगर हम सिलेक्टिव पार्ट्स को रिमूव करते हैं ताकि हम उसकी यील्ड को बढ़ा पाएँ तो दैट इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल फ्रूट्स। सो दैट